नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है, सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको अपडेट मिलते रहें। तो हम नक्षत्र सीरीज में आज एक और नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आज हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। यह नक्षत्र वृषभ और मिथुन राशि दोनों में आधा आधा बटा हुआ है। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। इस नक्षत्र के 2 पद वृषभ में है और बाकी के 2 पद मिथुन राशि में है। तो इस तरह से ये 50-50% बटा हुआ नक्षत्र है। कोई बात नहीं, लेकिन हम नक्षत्र के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत उसके उसके गुण आते हैं इंसान के अंदर। उस नक्षत्र के जन्म होने से, उस नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसमें क्या गुण आते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, उनको क्या पसंद होता है, वो क्या उद्देश्य उनका होता है, उनके मुख्य एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि हर नक्षत्र के बारे में जानने के लिए हमें मुख्यतः 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला है उस नक्षत्र का चिन्ह, सिंबल, वो क्या बताता है, और दूसरा है उसके देवता, उसके गुण क्या है, वो भी उस इंसान में वो गुण आते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले उसके चिन्ह से। तो ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो आप सबको पता ही है। जैसा उसका नाम है वैसा ही मृगशिरा, यानी मृग यानी हिरण और शिरा यानी उसका सर, मथा, यानी हिरण का मथा, ये उसका चिन्ह है। मृगशिरा या मृग शीर्ष भी बोलते हैं कुछ लोग। कहने का मतलब यह है कि ये नक्षत्र बहुत कुछ मामलों में हिरण से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। हम सब जानते हैं कि हिरण एक ऐसा प्राणी है कि जो हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, खोजता रहता है, खाने को खोजता रहता है, जमीन को सूंघता रहता है। तो इस नक्षत्र का जो यहीं से हमें पहला मूल मंत्र हमें मिल जाता है कि खोज करते रहना, ढूंढते रहना, या ये कहे कि इस नक्षत्र के लोगों में जो मुख्य होता है वो वाई एंड वेयर, मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ। तो वेयर कहाँ पे वो ढूंढना है, और क्यों इसका सवाल भी ढूंढना है। तो खोज करते रहना, ढूंढते रहना, ये उसका मूल मंत्र है। अब हिरण के साथ जुड़े हुए होने से इस नक्षत्र वाले लोगों में हिरण के जैसे गुण भी अपने आप कुछ हद तक आ जाते हैं, कि जैसे थोड़े से डरपोक, थोड़ा सा हल्कापन, नजाकतता, चंचलता, इधर उधर भटकते रहने का उनकी आदत, और खतरे को दूर से भांपने की उनकी क्षमता। जैसे हिरण भी घास चरता है तो वो उसका ध्यान खतरे को भी और भी होता है कि कहीं दूर खतरा है, तो वो भांप लेता है और फिर भाग जाता है। दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हिरण जो है वो प्रकृति के कुछ कोमल पहलुओं को भी दर्शाता है, और अक्सर
जो रोमांटिक कहानियाँ होती है उसमें भी हिरण को मुख्य भूमिका निभाते हुए हमने देखा हुआ है। कुछ रोमांटिक चित्र भी होते हैं तो उसमें भी हिरण होता है। ये हिरण एक मायावी है, एक ऐसा प्राणी है जो मायावी भी है, दिव्य है, जादुई है, करामाती है, उसके अंदर ऐसे गुण भी है। उसका एक उदाहरण देते हैं। रामायण में राक्षस मरीच ने मायावी हिरण का स्वरूप धारण किया, बहुत ही सुंदर लेकिन मायावी था। उस पर माता सीता मोहित हो गए और उसको पकड़ने की जिद कर बैठे और राम भगवान उसके पीछे पीछे उसको ढूंढते 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 उसको ही ढूंढने के लिए उसके पीछे भागे, उसको पकड़ने के लिए। और वही घटना हम सब जानते हैं, राम और सीता का वियोग की घटना हो गई, कारण बन गया। तो ये कहानी हिरण के साथ जुड़ती है तो हमें कुछ ये दिखाता है कि ये नक्षत्र वालों के लिए भी वैवाहिक जीवन में कुछ भ्रम या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, गलत फहमी, ये सब उत्पन्न हो सकती है और विवाह या दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ कुछ भी भ्रम, भ्रांतियाँ या संदेह या किसी तरह का गलत फहमियाँ न बनाए, ये सलाह देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हिरण जो है वो निरंतर खोज करते रहते हैं, तो ये नक्षत्र वाले लोग भी एक, मैंने कहा ना, खोजी होते हैं, खोज करते रहने। अब खोज कहाँ है? तो जो उच्च स्तरीय आत्मा है, मान लीजिए जो डेवलप्ड सोल है, वो आध्यात्मिक खोज करता है, ईश्वर की खोज में लगा रहता है कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मुझे प्राप्त हो जाए। कोई भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में लगा रहता है, कोई जीवन साथी की खोज में भगा रहता है, कोई नौकरी व्यवसाय की खोज में लगा रहता है। हर कोई इंसान कोई न कोई खोज में लगा रहा हुआ है। लेकिन ये नक्षत्र वाले लोग खास अपने जीवन में कोई ना कोई एक खास खोज के पीछे लगे रहते हैं। उसका एक और छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि माँ पार्वती का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था, यानी माता का भी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र यही मृगशिरा था। और उन्होंने भी खोज किया, उसके लिए तपश्चर्या किया, उसके लिए बहुत मेहनत किया। वो खोज क्या करने बैठे थे? वो अपने जीवन साथी की खोज के लिए बैठे थे और प्रभु भगवान शिव शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए वो तपश्चर्या कर रहे थे और खोज करने लगे थे। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये नक्षत्र माता पार्वती से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इस नक्षत्र वालों को खोज जो है, वो जो खोजी बने हुए हैं, तो खोज करते करते उनका जो खोज है वो जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है, तो उसमें उनको संतुष्टि और पूर्णतः आनंद लाती है। अन्यथा अगर वो खोज उनके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप खोज न हो तो वो खोज उनको बहुत दुखी और परेशान कर देती है। जिस तरह से रेगिस्तान में हम पानी के पीछे भागते हैं और हमें पानी दिखाई देता है और हम वहाँ जाते हैं भाग के, दौड़ के,
तो वहाँ पानी नहीं होता, जिसको हम मृगजल बोलते हैं या मृग तृष्णा बोलते हैं, और फिर हम निराश हो जाते हैं। वैसी ही हालत ऐसे नक्षत्र वाले लोग जो अपनी खोज को अपने जीवन के उद्देश्य के मुताबिक नहीं करते, तब ऐसी हालत होती है। तो ये ध्यान रखें। और फिर ऐसा होने पर उस इंसान को क्या होता है, असफलता हाथ होती है और फिर नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में आ जाती है। इस नक्षत्र वाले लोगों का ज़्यादातर जो जोर होता है, शक्ति ताकत होती है, वो मानसिक स्तर पर ज़्यादा होती है, शारीरिक स्तर पर वो थोड़ी सी कम होती है। इस नक्षत्र वाले जातक ज़्यादातर अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और दिमाग की एक्सपर्टाइज, निपुणता भी उनमें कोई अधिक होती है। इसलिए इन लोगों को विभिन्न विषयों को थोड़ा सा सरलता से समझने में आसानी भी होती है और उनके पास मानसिक तौर पर कार्य करने की क्षमता भी अच्छी होती है। और इसीलिए इनके कई बार मानसिक तंत्रिकाओं पर लोड पड़ता है, सर में दर्द और मानसिक थकावट भी वो बहुत महसूस होती है। तो ऐसे लोगों को, मृगशिरा नक्षत्र वालों को ज़्यादातर थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम, कसरत या पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए, अन्यथा शरीर भी उनका सुस्त और आलसी बन जाएगा। इस नक्षत्र वाले लोग आमतौर पर युवा और नाजुक थोड़े से पतले शरीर वाले होते हैं। उनका चेहरा थोड़ा मुस्कुराता हुआ, प्रसन्न और एकदम स्वभाव भी उनका हंसमुख और प्रसन्न दिखता है और रहता है। इन लोगों का व्यवहार भी थोड़ा सा सौम्य और सॉफ्ट रहता है, लेकिन इनका दिमाग हमेशा घूमता रहता है, सोचता ही रहता है। कई प्रकार के ख्याली पुलाव इनके दिमाग में पकते रहते हैं। ये नक्षत्र वाले लोग थोड़े से आकर्षक और उत्साही होते हैं। लोगों से मिलना, संबंध बनाना उनको अच्छा लगता है। ये कई बार अच्छे वार्ताकार या अच्छी बातचीत या अच्छा गाना गाना, ये गतिविधियों में भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उसका वो लोग आनंद लेते हैं। और ये नक्षत्र वाले लोग थोड़े से शर्मीले भी होते हैं, लेकिन इनको लोगों से टकराव पसंद नहीं है। वो लोग टकराव से डरते हैं, इसलिए वो थोड़े से सतर्क भी रहते हैं कि वो किस किस के साथ मिलते हैं, किस किस को अपना दोस्त या मित्र बनाते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र वाले लोगों की एक थोड़ी सी और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लोग अपने जीवन साथी के पर थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, जबकि उनका जीवन साथी उन पर कहीं अधिक ज़्यादा ध्यान देता है और वही अपेक्षा वो जीवन साथी रखता है उनसे, और ये उनको पर्याप्त समय नहीं देने पाने के कारण या ध्यान नहीं देने पाने के कारण भी कई बार वैवाहिक जीवन में अस्थिरता या थोड़ा सा आंतरिक कलह उपस्थित या समस्याएं भी देखी जा सकती है। जैसा मैंने कहा सबसे पहले कि ये नक्षत्र आधा वृषभ राशि में, आधा मिथुन राशि में बटा हुआ है। तो अगर किसी का यही नक्षत्र में वृषभ राशि में जन्म है, किसी का मिथुन राशि में जन्म है, तो थोड़ा सा फर्क जो उनका स्वभाव में आएगा वो कैसा आएगा ये हम देख लेते हैं। तो वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, और मिथुन राशि है वो द्विस्वभाव राशि है और वो वायु तत्व की राशि है। तो वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं वो उसमें चंचलता कम और स्थिरता ज़्यादा दिखती है, और वो अपने जीवन का आनंद लेते हैं
और सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि मिथुन राशि में अगर मृगशिरा नक्षत्र आ गया और वहाँ पे जन्म हुआ तो ये लोग चंचल अधिक होते हैं और उनके अंदर स्थिरता कम होती है। मैंने कहा वैसे ख्याली पुलाव बहुत पकाते रहते हैं और सोचते बहुत हैं किंतु कार्य कम करते हैं और प्रश्नों के उत्तर ही ढूंढते रहते हैं और उसी में ज़्यादातर लगे रहते हैं और लगातार स्थान परिवर्तन भी करने की उनकी एक आदत होती है। क्योंकि वो वायु तत्व है इसलिए वो तेज परिवर्तनशील रहता है और हमेशा गतिशील रहता है। इस नक्षत्र से जुड़ी एक कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये नक्षत्र का मृगशिरा, ये आकाश में ऐसा मृग का शीर कैसे बन गया। तो हम सब जानते हैं कि शिव जी का जो विवाह हुआ था प्रथम माँ उमा के साथ और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था, उसकी वजह से शिव जी नहीं गए थे। किंतु माता पहुंच गई कि मेरे पिताजी के वहाँ यज्ञ है। फिर वहाँ पे प्रजापति दक्ष प्रजापति उनके पिताजी ने शिव जी का अपमान किया तो माता से सहन नहीं हो पाया और माता ने अपने आप को अग्नि में कुंड में समर्पित कर दिया और अपना देह त्याग कर दिया। तो वो जो कहानी है उसकी वजह से जो शिव जी का रौद्र स्वरूप आया और बहुत गुस्सा हुए और सबको तहस नहस करने लग गए और मारने लग गए। दक्ष प्रजापति का भी सर काट दिया। तो ये जो यज्ञ था जो चल रहा था, यज्ञ भी एक देव है, यज्ञ देव हम बोलते हैं, वो भी समझ गए कि अब मेरी बारी है, मुझे भी तहस नहस कर देंगे। तो वो हिरण का स्वरूप लेकर आकाश में भाग गए। तो शिव जी इतना क्रोधित थे कि उन्होंने त्रिशूल से वो जो हिरण के स्वरूप में जो यज्ञ देव थे उनका सर काट दिया और वो जो हिरण का सर जो कटा हुआ जो आकाश में दिख रहा है यही मृगशिरा नक्षत्र बन गया। ऐसी एक कहानी है। और उसके बाद हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इस नक्षत्र के देवता। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही अच्छी डिटेल में जानकारी है, आप जानिए, बहुत ही मजा आएगा। इस नक्षत्र के देवता है सोम और इस नक्षत्र के देवता का मंत्र है ओम सोमाय नमः। अब हम सब लोग जानते हैं सोम तो चंद्र का नाम है, तो बिल्कुल सही है, इस नक्षत्र के साथ चंद्र का बहुत लगाव है। लेकिन चंद्र जो हम बोलते हैं, चंद्र के भी हमारे वेदों में बहुत ही अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। उसमें से जो सोम स्वरूप है यही इसके देवता है। जैसा मैंने कहा इस नक्षत्र के देवता सोम है जो एक तरह से चंद्र का नाम है, चंद्र का एक स्वरूप है। तो इसके देवता चंद्र है। और एक चीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्र देव का जो वाहन है, उनका जो रथ है, उसके रथ को चलाने वाले जो प्राणी है वो भी हिरण है। तो इनका रथ हिरण से ही चलता है, हिरण वाला रथ चंद्रदेव का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्र का हिरण के साथ कुछ खास लेना देना है। अब सोम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि सभी पौधों में मैं सोम बन जाता हूँ और पौधों को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता हूँ। यानी सोम शब्द का सही अर्थ जो पौधों के अंदर जो स्वादिष्ट और पौष्टिक जो रस है, जो तत्व है, एलिमेंट है, वो सोम है। तो उसका रियल अर्थ है रस। इसीलिए तो हम लोग भी कई बार बोलते थे कि सोम रस। और ये एक तरह का अमृत है जो देवता लोग उसको पीते हैं और अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं और जिंदगी अच्छे से जीते हैं। तो ये जो सोम है जिसके अंदर एक रस है,
जो हमें एक नई शक्ति और नई ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता देता है और जीवन जीने की में आनंद भी प्राप्त कराता है। हमारे वेदों में एक पौधे का नाम था सोमवल्ली, ऐसा भी कहीं उल्लेख है, जिसके रस से सोमरस बनता था। पहले के ज़माने में हमारे पृथ्वी पर ये वनस्पति होती थी, अब तो नहीं दिखती है सोमवल्ली नाम की वनस्पति। तो ठीक इसी तरह ये जो सोमरस है, अमृत, ये अमृत देवताओं को तो उपलब्ध है, किंतु मनुष्य को भी ये सोमरस चाहिए, यानी इसको भी ये अमृत प्राप्त करने के लिए वो सोम की तलाश में, सोम रस की तलाश में जुड़ा हुआ है और इधर उधर हिरण की तरह वो भटकता रहता है और घूमता रहता है और ढूंढता रहता है। मैंने कहा सोम का नाम रस। अब रस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ है जो पौष्टिकता प्रदान करता है। तो एक्चुअली इसको देखा जाए तो रस, रस मतलब इंटरेस्ट। तो इंसान को जिंदगी जीने के लिए, आनंद लेने के लिए, आनंद में रहने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज में इंटरेस्ट यानी रस होना जरूरी है। अगर आपको किसी विषय में रस है, इंटरेस्ट है, तो आप उसके अंदर बहुत मेहनत करेंगे, उसके अंदर लगे रहेंगे, उसको ढूंढते रहेंगे, उसके पीछे सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। और वो आपका रस का विषय, हम बोलते हैं हमारे रस के विषय में हम काम करते हैं, तो हमारा इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें हम काम करने से, उसमें हमारे लगे रहने से हमें एक अच्छा फीलिंग होता है, हमें एक अच्छे गुड फील आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं। वो भी एक तरल पदार्थ है, वो भी सोम है, और हमारी हेल्थ अच्छी बनती रहती है। डॉक्टर्स भी कई बार किसी पेशेंट को बोलते हैं कि इसको जो पसंद आए वो कार्य करने दो, उनकी मन की इच्छा के मुताबिक उनको जो कार्य करने हैं वो करने दो, उनको रोको मत। उससे उनका अच्छा आनंद आता है और पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो बॉडी में पॉजिटिव हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट आती है, जो सोम रस का काम करती है और हमें सेहत अच्छी रखता है। तो ये सोम रस का मूल मीनिंग है वो ये है कि इंसान को अपने इंटरेस्टिंग विषय में, उस रस के विषय में हमें काम करना चाहिए और खोज करते रहना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट है, अगर वो खोज करता है, उसका विषय है कि मुझे कुछ इसमें से खोज करनी है, तो उसके पीछे 500 बार वो ट्रायल एंड एरर, वो उसका परीक्षण करता रहेगा, लेकिन वो थकेगा नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट का विषय रस है। और फिर उसमें से वो खोज करके रहेगा कि मैंने इसमें से ये, इसका रस, उसका जो मेन तत्व है वो भी निकाल दिया, मेन एलिमेंट है वो निकाल लिया, और वो कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा। और रस का मीनिंग ये भी है कि मुख्य एलिमेंट। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग 5-10 जात के हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएंगे, तब जाके हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल मिलेंगे। लेकिन मार्केट में मल्टीविटामिन की गोली इतनी छोटी होती है, हम सीधी एक गोली खाते हैं, उसी में सारे मल्टीविटामिन मिल जाते हैं, हमें उतने 10-15 फल सब्जियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो छोटी सी गोली में इतने सारे मिनरल्स और विटामिन आए कहाँ से? तो वही जो उसी जो फल और सब्जी है उसमें से ही एक्सट्रैक्ट करके, यानी उसका जो रस है वो निकाल के छोटे फॉर्म में उसको गोली में भर दिया, ताकि वो सीधा रस हमारे डायरेक्ट ही मिल जाए। पूरा फल खाए, उसका जो मुख्य रस है, जो विटामिन है, मिनरल्स है, जो इतनी छोटी मात्रा में है, वो हमें तब मिलेगा जब हम पूरा फल खाएंगे। वो हमें छोटी गोली में डायरेक्ट मिल गया। तो ये भी एक उसका पहलू है। और हमें यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है और समझने को कि इस नक्षत्र वाले लोग कहीं ना कहीं औषधि या फार्मास्यूटिकल्स लाइंस या उस तरह के कुछ हीलिंग जो मेडिसिन्स होती है, जो हमें ठीक करती है, वो बनाने के व्यवसाय में या उसके बेचने के व्यवसाय में या उसके साथ जुड़े हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, या उसमें ये लोग सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो सोम है, चंद्रमा, और चंद्रमा जो जल तत्व पर उसका कारकत्व है, प्रभुत्व है, हमारी पृथ्वी पर भी 70% करीब जल है, और हमारे बॉडी में भी करीब 70%
लिक्विड फ्लूइड है, जल तत्व है, जो हमें हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, हमें हमारे शरीर को कार्यरत रखता है। तो ये रस जो है, लिक्विड तरल पदार्थ, वो सोम रस, वो बहुत ही जरूरी है। और हमारे इवन यहाँ तक कि जो चंद्रमा है सोम, वो मन का प्रतीक है, मन का कारक है। तो हमारे मन मस्तिष्क में भी काफी कुछ हार्मोन्स, यानी जिसको हम तरल पदार्थ देसी भाषा में कहे, हमारे हिंदी भाषा में तो वो तरल पदार्थ लिक्विड फ्लूइड हार्मोन्स हमारे माइंड में भी निकलने चाहिए। वो निकलने से, सीक्रेट होने से हमारा मन मस्तिष्क भी एकदम कार्यरत और उत्साहित रहता है और सक्षम भला रहता है। और अगर मन के अंदर, मगज में, माइंड में भी अगर वो तरल पदार्थ की कमी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल डोपामाइन की कमी आने से हमारे माइंड में प्रॉब्लम आता है, हमारे शरीर में कंपन आता है, या कुछ पैरालिसिस या फिर पार्किंसन जैसे डिसीज होते हैं, तो ये जो तरल पदार्थ है, हार्मोन्स है, वो भी हमारे माइंड के अंदर भी निकलने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए। तो इस तरह से अच्छे से वो अगर हमारे माइंड में अच्छे से निकलेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि चंद्र जो है मन का कारक भी है। और हम अच्छे से काम कर पाएंगे तो हम अच्छे से जीवन में जी सकेंगे। इस नक्षत्र के जो शारीरिक अंग है वो खास करके आंखें और आईब्रोज, आंखें की ये भ्रमर, ये बताता है। इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है खदीर, खदीर का पेड़, जिसमें से कत्था बनता है। हम लोग पान खाते हैं, पान में जो कत्था लगाते हैं वो कत्था उसी में से बनता है। और वैसे भी ये एक औषधीय वनस्पति है, इसमें से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। उसके बाद इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो है ऋषि पुलस्त्य। पुलस्त्य ऋषि का नाम आपने सुना होगा। ये रावण के दादा पुत्र का ये नक्षत्र है और ये एक तरीके से मृदु नक्षत्र माना गया है, सॉफ्ट नक्षत्र है। ये लोग सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।